तो कहानी शुरू होती है आर्कटिक सर्कल से। यहाँ पर हम ओवरगार्ड को देखते हैं जो कि एक पायलट होता है। उसका प्लेन इस आर्कटिक सर्कल में क्रैश हो गया था। अब वो वहां पर फंस चुका है, इसीलिए वो काफी टेंशन में है। वो वहां से बचने के लिए बर्फ के ऊपर SOS का काफी बड़ा साइन बनाता है ताकि कोई रेस्क्यू टीम आकर उसे रेस्क्यू कर ले। उसकी सबसे बड़ी दुविधा यह था कि उसके पास यहाँ से निकलने के लिए कोई मैप नहीं था और उसे नहीं पता कि वो इस टाइम आर्कटिक सर्कल के किस छोर पर है। इसलिए वो खुद ही एक मैप बनाता है। अब देखते ही देखते दिन ढलने लगा था। वो काफी डर चुका था कि वो यहीं पर ही फंस ना जाए, क्योंकि आर्कटिक सर्कल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। काफी ठंड होने के कारण इंसान यहाँ पर ज्यादा रहते नहीं थे। अब यहाँ पर इसका प्लेन क्रैश हो गया था और इसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो गया था, इसलिए वो वापस उसी प्लेन में जाकर रहता है। अगली सुबह उसे जोर की भूख लग रही थी, इसलिए वो बर्फ में ट्रैप बिछाकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसके खाने का बंदोबस्त हो सके। वो वहां जो भी मछली पकड़ता है उसमें से थोड़ा खाकर बाकी सब अपने आने वाले दिनों के लिए स्टोर कर लेता है। ऐसा करते करते उसे 2 से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं आया था। वो हर रोज सुबह उठता और मछली खाकर अपनी बेगन मशीन के साथ ऊंची ऊंची जगह पर जाता ताकि कोई रेस्क्यू टीम उसके सिग्नल को पाकर उसे रेस्क्यू कर ले। बेगन मशीन एक ऐसा मशीन था जिसके हैंडल को घुमाकर सिग्नल भेजा जा सकता है ताकि आसपास का कोई भी मशीन या सैटेलाइट उस सिग्नल को पकड़ ले, ताकि किसी तरह से रेस्क्यू टीम सर्वाइवर की हेल्प के लिए वहां पर पहुंच जाए। अब वो अगले दिन अपने बनाए मैप में हर उस जगह पर निशान लगाता है जहां पर बैठकर उसने वेगन मशीन को यूज करा था। लेकिन 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई उसे ढूंढने तक नहीं आया था। खैर, जब वो अपने प्लेन के पास आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके कंटेनर को तोड़कर सारी मछलियां निकाल ली थी। अपने आसपास देखने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर वो अपने पैरों पर गौर करता है तो उसे वहां पर बहुत बड़े पोलर बियर की पैरों के निशान दिखता है, जिसे देखकर वो काफी डरते हुए अपने प्लेन के अंदर चला जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि यहाँ पर इतनी मुसीबत के साथ साथ अब उसे पोलर बियर का भी सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर पोलर बियर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। अब अगले दिन वो अपनी मशीन को एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाता है जहाँ से वो दूर दूर तक पहाड़ों को देखने लगा। वहीं कुछ अंतराल में उसे एक पोलर बियर भी नजर आता है। वो पोलर बियर भी उसे देख लेता है, लेकिन वो अपने रास्ते चला जाता है। हर रोज ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी उसे रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया था। यानी कि उसका सिग्नल किसी के पास पहुंचा ही नहीं है। उसे नहीं पता कि वो कितने दिन तक यहाँ पर जिंदा बचेगा। लेकिन तभी उसे एक हेलीकॉप्टर अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। फिर उसके पायलट का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जोर जोर से शोर मचाने लगता है और एक फ्लेयर गन निकालकर उसे जलाने लगता है ताकि वो पायलट उसे देख ले और उसे बचा ले। उस हेलीकॉप्टर के लोग भी उसे देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए उसके पास आ रहे थे, जिसे देखकर ओवरगार्ड काफी खुश हो रहा था। लेकिन अचानक से मौसम खराब होने के कारण वहां पर तेज तूफान शुरू हो जाता है। वो तूफान अब देखते ही देखते भयंकर रूप ले लेता है, जिस कारण वो हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाती है। ओवरगार्ड के देखकर पूरी तरह से निराश हो जाता है और वो भागते हुए उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि सर पर चोट लगने की वजह से पायलट की वहीं पर ही मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसके साथ में जो लड़की बेटी थी वो अभी तक जिंदा थी, परंतु चोट लगने की वजह से वो बेहोश थी। उसके पेट पर बहुत बड़ा सा कट लगा था। फिर ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर में पड़ा हुआ मेडिकल किट निकालकर उस लड़की की ट्रीटमेंट करने लगता है और हेलीकॉप्टर का गेट तोड़कर उस लड़की को गेट के सहारे अपने साथ अपनी प्लेन में ले आता है। प्लेन में आने के बाद उस लड़की को थोड़ा सा होश आता है। लड़की होश में आते ही ओवरगार्ड से कुछ पूछने लगती है, लेकिन ओवरगार्ड को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आता। फिर ओवरगार्ड उसे पायलट के बारे में बताता है कि पायलट अब जिंदा नहीं है। ये सुनते ही वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। अब ओवरगार्ड अपने रूटीन के काम के लिए बाहर जाने से पहले एक नोट छोड़ता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। फिर वो उस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास जाता है जहां वो उस पायलट का अंतिम संस्कार करते हुए उसकी बॉडी को बर्फ में दफना देता है और उसके बॉडी के ऊपर ढेर सारा पत्थर रखते हुए एक मृत्यु स्मारक बनाता है। फिर वो हेलीकॉप्टर को चेक करके अपनी जरूरत का सामान निकालने लगता है। उसे हेलीकॉप्टर में कुछ खाने का सामान, स्टोव, लाइटर, वहां का मैप और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलते हैं।
उसे वहां पर एक फोटो भी मिलता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वह लड़की उस पायलट की बीबी थी और उनका एक बच्चा भी है। अब ओबरगार्ड ये सारा सामान एक स्लेज पर डालते हुए अपने साथ अपने प्लेन में ले आता है। प्लेन में आने के बाद वो उस लड़की की जख्मों को ड्रेसिंग करने लगता है और ठंड से बचने के लिए वो स्टोव जलाकर अपने हाथों को सेकने लगता है। इतने बुरे हालात को देखकर उसका मनोबल टूटने लगा था और उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने मैप को निकालकर उस मैप से मिलाता है जो उसे हेलीकॉप्टर में मिला था। उस मैप से उसे पता चलता है कि आसपास में कई सारे रेस्क्यू पॉइंट भी बने हुए हैं, लेकिन इतने में ही उसे जो बाहर मछलियों के ट्रैप लगाया गया था उसमें से आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखता है तो उसमें एक बड़ी सी मछली फंस चुकी थी। हेलीकॉप्टर से जो उसने फूड इकट्ठा किया था उसमें फ्रोजन नूडल्स भी थे। फिर वो काफी दिनों के बाद कुछ ढंग का खाना बनाता है और खुद खाने के बाद उस लड़की को भी होश में लाकर उसे थोड़ा सा खाना खिलाता है, लेकिन वो लड़की कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर वो अपनी मशीन को लेकर सिग्नल पॉइंट पर जाता है और सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हर रोज की तरह उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देखते ही देखते वहां कुछ और दिन बीत जाते हैं। उस लड़की की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वो अभी तक प्रॉपर सेंस भी नहीं आई थी। यहाँ मेडिकल किट से मिलने वाली दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब ओबरगार्ड यहाँ से निकलकर पास वाले रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का फैसला करता है ताकि टाइम रहते उस लड़की की जान को बचाया जा सके। अब वो अपनी मैप को लेकर उसके ऊपर जाने का एक रास्ता बनाता है और काफी सारे मछलियां पकड़कर उन्हें स्टोर कर लेता है ताकि रास्ते में उसका गुजारा हो सके। फिर वो काफी सारे जरूरत का सामान के साथ साथ उस लड़की को भी अपनी स्लीपिंग बैग में डालकर स्लेज गाड़ी में रख लेता है। वो वहां से जाने से पहले प्लेन के अंदर उस रेस्क्यू पॉइंट का एड्रेस लिखकर जाता है ताकि अगर कोई टीम आए तो उन्हें पता चल सके कि ओबरगार्ड किस रास्ते पर गया है और कहाँ गया है। अब आखिरी बार वो अपनी प्लेन को देखता है और स्लेट को अपनी कमर से बांधकर आगे की तरफ चल पड़ता है। अब वो बर्फ पर लगातार बिना रुके चलता जा रहा था और इस दौरान वो उस लड़की का भी ख्याल रख रहा था। वो उसे थोड़े थोड़े समय के अंतराल में पानी पिलाता है ताकि उसकी हालत और भी ज्यादा खराब ना हो। वो रास्ते में उस लड़की से बात भी कर रहा था ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो अकेली है। वो बार बार मैप पर निशाना लगाते हुए अपने रास्ते को तय कर रहा था। अब चलते चलते दिन ढल जाता है और अब तक वो काफी थक चुका था, इसीलिए वो एक जगह पर रुककर बर्फ के अंदर एक गुफा बनाता है और रात वहीं पर बिताने का प्लान करता है। वो स्टोव की मदद से कुछ खाना बनाता है, फिर वो दोनों खाना खाते हैं और आराम करते हैं। अगले दिन वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है। यहाँ पर टेम्परेचर -30 से 40 होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और चलते जाता है। उसका ये सफर काफी मुश्किल भरा था। यहाँ पर वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कुछ दिन पहले वो आया था और उसने यहाँ पर रस्सी और कुछ सामान छोड़ा हुआ था। वो उस सामान को लेते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़े ही दूर आगे आने पर उसे एक पहाड़ी नजर आती है। वो उस पहाड़ी को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उस मैप के ऊपर ऐसी कोई भी पहाड़ी नहीं थी। अब वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो गलत रास्ते तो नहीं आया। वो उस लड़की को नीचे छोड़कर खुद ऊपर जाता है और देखता है कि वहां से एक सीधा रास्ता निकला हुआ है। उस रास्ते पर चलकर वो आर्कटिक से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि उनके आगे का सफर बिल्कुल आसान था। लेकिन अगर यहाँ कुछ मुश्किल था तो वो था उस लड़की को और सामान को उस पहाड़ी के ऊपर ढोकर लाना। वो बार बार ट्राई करता है परंतु हर बार उसकी सारी कोशिशें, सारा प्रयास विफल हो रहा था। उस लड़की का वजन काफी ज्यादा था और इतने लंबे सफर को तय करने के बाद ओवरगार्ड में ज्यादा ताकत नहीं बची थी कि वो उस लड़की को सही तरह से खींच सके। अंत में वो थक हार कर दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है, जो कि इस रास्ते के मुकाबले काफी लंबा था। जिस सफर को ओवरगार्ड 2 दिन में तय करने वाला था, अब वो सफर बढ़कर 5 दिन का हो चुका है। लंबा रास्ता तय करने की वजह से उसकी दिक्कतें बढ़ने लगी थी। एक तो उसके पास खाना कम था, दूसरा उस लड़की की भी जान जा सकती थी क्योंकि उस लड़की को जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ओवरगार्ड ठान लेता है कि वो नए रास्ते से ही होकर जाएगा। चलते चलते फिर से दिन ढल जाता है और उसे आगे जाकर एक गुफा नजर आती है। वो उस गुफा में रात गुजारने का फैसला करता है और खाना बनाकर खुद खाता है और उस लड़की को भी खाना खिलाता है। वो देखता है कि उस लड़की की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उस लड़की का शरीर पहले से ज्यादा काला दिखने लगा था, मानो उसके शरीर का सारा खून जम रहा हो, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था।
वो सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके स्टोव की गैस भी खत्म हो जाती है। इतना सब कुछ कम नहीं था कि ठीक उसी समय उसे बाहर से कुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करता है तो वो पाता है कि बाहर एक पोलर बियर आ गया है। वो उसकी आवाज सुनकर काफी डर जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है ताकि पोलर बियर को उसका पता ना चले। परंतु यहाँ पर उस लड़की को खांसी आ जाती है और उस पोलर बियर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। वो पोलर बियर अंदर आने का प्रयास करता है, लेकिन गुफा का रास्ता छोटे होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। अब वो पोलर बियर बर्फ को तोड़कर अंदर आने का रास्ता बनाने लगा था, लेकिन इससे पहले ओवरगार्ड अपने सामान से कुछ ढूंढता है ताकि वो भालू को वहाँ से भगा सके। और तभी उसे एक फ्लेयर गन मिल जाती है जिसे जलाकर वो उस बियर को भगा देता है। पोलर बियर भी अब डर कर वहाँ से भाग जाता है। खैर अगले दिन वो गुफा से बाहर निकलकर आसपास चेक करता है कि वो पोलर बियर आसपास है तो नहीं। फिर वो चुपके से अपने सामान और उस लड़की को साथ मिली वहाँ से निकलने लगता है। आगे चलकर उसे फिर से एक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। उस अंधेरी तूफान में उसे चलने में काफी मुश्किलें हो रही थी। अब उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब वो उस लड़की को स्लेट से नीचे उतारकर अपने सामने की तरफ उस स्लेट को रख देता है ताकि वो तूफान की ठंडी हवा से बच सके। और वो खुद को बचाने के लिए उस लड़की के साथ उसी स्लीपिंग बैग के अंदर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही तूफान रुकता है वो फिर से उस लड़की को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। काफी समय से उस लड़की ने पानी नहीं पिया था। फिर वो रुककर उसे पानी पिलाता है, लेकिन उस लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो लड़की खांसने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। अब ओवरगार्ड उसके जख्मों को चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसको इन्फेक्शन हो चुका है और तभी वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर ओवरगार्ड को लगने लगता है कि वो लड़की मर चुकी है या फिर बहुत ही जल्दी मरने वाली है और अब उसे अपने साथ ले जाने में कोई भी फायदा नहीं है। ये सोचकर ओवरगार्ड काफी दुखी हो जाता है और उस लड़की को वहीं पर छोड़कर अकेले आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक गड्ढे के अंदर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे काफी चोटें आई थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका पैर एक पत्थर के अंदर फंस चुका था। बार बार कोशिश करने पर भी वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब वो जार जार होकर रोने लगता है और सोचता है कि अब उसकी आखिरी घड़ी नजदीक आ चुकी है। तभी उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है कि उसे उस लड़की को तब तक छोड़ना नहीं चाहिए था जब तक वो मर नहीं जाती, बल्कि उस लड़की का हेल्प करना चाहिए था। वो उस लड़की को बचाने का ठान लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गड्ढे से बाहर निकल आता है। हालांकि उसके पैरों पर चोट लगी थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और अपनी चोट पर कपड़ा बांधकर लंगड़ाते हुए वापस उस लड़की के पास जाता है। वो स्लीपिंग बैग को खोलकर चेक करता है तो अब वो लड़की थोड़ी सी होश में आ चुकी थी और वो अब बात भी कर रही थी। ओवरगार्ड को अपनी गलतियों पर पछतावा था। अब वो उसे माफी भी मांगता है और अपने सामान और उस लड़की के साथ फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वो लंगड़ाता हुआ एक डंडे का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। फाइनली कुछ वक्त के बाद वो लोग रेस्क्यू पॉइंट के पास में पहुंच जाते हैं। फिर ओवरगार्ड सामान को नीचे छोड़कर खुद ही एक ऊंचाई पर चढ़कर देखता है तो उसे पास में एक हेलीकॉप्टर नजर आती है। उसे देखकर उसमें एक उम्मीद की किरण जगती है। अब वो वापस जाकर उस लड़की को भी अपने साथ पहाड़ी की चोटी पर ले आता है। ऊपर आने के बाद वो चिल्लाने लगता है ताकि उन लोगों की नजर उस पर पड़ सके और वो उसे रेस्क्यू कर ले। साथ ही साथ वो एक फ्लेयर गन भी चलाता है ताकि रेस्क्यू टीम का ध्यान उन लोगों पर पड़े, लेकिन उन लोगों का ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता और वो हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब ओवरगार्ड अपनी जैकेट को निकालता है और फ्लेयर गन की मदद से उसमें भी आग लगा लेता है ताकि वो लोग आग को देखकर उन्हें रेस्क्यू कर ले, लेकिन वो हेलीकॉप्टर दूसरी दिशा में जाने लगता है। अब ओवरगार्ड के साथ साथ वो लड़की भी चीखने चिल्लाने लगती है ताकि रेस्क्यू टीम को उन लोगों की आवाज सुनाई दे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहां से निकलकर एक पहाड़ी के पीछे चला जाता है। यहाँ पर ओवरगार्ड ये देखकर काफी निराश हो जाता है और उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं पर लेट जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी उनके पीछे हेलीकॉप्टर आकर रुकता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, उन दोनों की जान इसलिए बच पाया क्योंकि ओवरगार्ड ने हार नहीं माना। अगर वो हार मान जाता तो रास्ते में ही उन दोनों की मृत्यु हो जाती, लेकिन वो सारी दिक्कतों का सामना करते हुए आगे तक चलकर आया और इसी वजह से उन दोनों की जान बच पाई। हमारे जीवन में भी कई सारी कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें भी तब हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि अपना जोर लगाकर मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।